नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से राम एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमने एक सीरीज को चालू कर रखा है, सीरीज का नाम है महाकुंभ 2025, जहां पर मुख्यतः मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2025 के जो प्री है होने वाला है और इसकी जो एमसीक्यूज की क्लासें हैं वो आप लोगों के पास में कंटिन्यू आ रही हैं। आज की इस क्लास में जो हम चर्चा करेंगे वो है मुख्यतः यूनिट 6 के जो भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है उनसे संबंधित जो क्वेश्चन होंगे वो इस क्लास में होंगे। हालांकि इससे पहले इसकी एक क्लास जो है वो आप लोगों को मिल चुकी है, उस क्लास को आप लोगों ने देख लिया है। उस क्लास के बाद में आज जो हम क्लास देखेंगे वो मिक्सअप क्वेश्चन होंगे। पहली वाली क्लास में क्या था ऐसा, पहली वाली क्लास में जो मध्य प्रदेश की स्थिति है भारत के संदर्भ में, हमने उस पर विशेष फोकस किया था कि कौन सा क्रम है कौन सा क्रम नहीं। हालांकि वैसे प्रश्न इसमें भी होंगे, लेकिन ये जो अब प्रश्न आप लोगों के पास में आएंगे वो पूरे मिक्सअप प्रश्न होंगे, ठीक है। और जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं कृपया करके टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं। इसका जो पीडीएफ है जो आप लोगों को चाहिए वो आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा, नीचे उसका लिंक दिया गया है, आप जाइए लिंक पर क्लिक करिए और उससे जुड़ जाइए। ये पीडीएफ आपको मिलेगा। पीडीएफ बहुत ज़्यादा काम का है क्योंकि जब आप पेपर देने जाएंगे उससे पहले आप इस पीडीएफ को देख लेंगे, टाइम भी कम लगेगा और जल्दी जल्दी पूरे क्वेश्चन भी हो जाएंगे। जैसे क्लास आपने 1 से 2 बार देख ली, अब देख लेने के बाद में उसको पीडीएफ को ले लो और फिर पीडीएफ को ले लेने के बाद में उसको जहां आप देख लेंगे 2-3 बार तो आपकी जो क्वेश्चन है वो आसान हो जाएंगे या आपको याद ही हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, तो चालू करते हैं महाकुंभ 2025। एक बार फिर से बता दूं कौन सी है, यूनिट 6 की सेकंड क्लास है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। ये तो हमारा सिलेबस हो गया। इससे पहले वाली जो क्लास थी वो हमने देखी थी कि मुख्यतः भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति और मध्य प्रदेश की जनसंख्या व मानवीय संसाधनों का विकास, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कौशल, इनसे संबंधित क्वेश्चन थे, कुछ मिक्सअप भी थे। अब जो हम देखेंगे वो मुख्यतः मिक्सअप ही क्वेश्चन होंगे, सभी से संबंधित जो क्वेश्चन है वो होंगे। तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है वो आ चुका है। अब पहला क्वेश्चन क्या रहा है, मध्य प्रदेश में कुफरी बादशाह और कुफरी चंद्रमुखी किस फसल की प्रजातियां हैं? आलू, सोयाबीन, गेहूं, टमाटर। ये आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। एक जिला एक उत्पाद को हम देख लें या फिर अन्य भी फसलों के बारे में देख लें तो मध्य प्रदेश कृषि प्रधान देश है कि नहीं है। मध्य प्रदेश में कृषि से संबंधित उत्पाद हो ही रहे हैं। इनसे संबंधित किसकी वैरायटी कौन सी है? सोयाबीन में कौन कौन सी वैरायटी पाई जा रही है, चावल में कौन कौन सी पाई जा रही है, विभिन्न फलों में कौन कौन सी पाई जा रही है। तो इनसे संबंधित एक ना एक प्रश्न तो आपको पूछा ही जाएगा। उसी से संबंधित ये प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में कुफरी बादशाह और कुफरी चंद्रमुखी किस फसल की प्रजाति हैं? आलू, सोयाबीन, गेहूं या टमाटर। तो दोस्तों ये किसकी हैं? ये आलू की हैं। किसकी हैं? आलू की हैं, याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, आगे का प्रश्न देखते हैं। जैसे सोयाबीन है और इसके बाद में फिर गेहूं है, टमाटर है, इनकी भी बहुत सारी अलग अलग क्या है, प्रजातियां हैं। आगे चलते हैं, आगे का क्या प्रश्न है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला बॉक्साइट, कॉपर और डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश का कौन सा जिला बॉक्साइट, कॉपर और डोलोमाइट के लिए या डोलामाइट के लिए प्रसिद्ध है? तो बालाघाट है, सतना है, रीवा है, छिंदवाड़ा है। तो मुख्यतः हम जानते हैं कि बालाघाट जो है वो मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है? जैसे बॉक्साइट है, कॉपर है, डोलोमाइट है, बड़ी बड़ी जो खाने हैं, खदानें हैं वो कहाँ पर हैं? बालाघाट में है ना। जैसे मैग्नीज है ना, तांबा है, इन सब की खान भी यहाँ पर है, बालाघाट में है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बालाघाट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना कब की गई थी? मध्य प्रदेश में बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना कब की गई थी? 21 जनवरी 1980, 22 जनवरी 1980, 21 जनवरी 1983 या 21 जनवरी 1985। क्या इसका आंसर आ जाएगा? पहले तो देख लो, बीज प्रमाणीकरण संस्था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 21 जनवरी 1980। इस दिन इसकी जो है वो स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं। दिसंबर 2021 में जारी सुशासन सूचकांक में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? दिसंबर 2021 में जारी सुशासन सूचकांक में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? ग्रुप बी राज्यों में। याद रखिएगा, यहाँ पर एक चीज छूट गई है, ग्रुप बी राज्यों में। तो कौन से स्थान पर है? तो हम मुख्यतः दूसरे स्थान पर हैं। कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर हैं। दिसंबर 2021 में जारी सुशासन सूचकांक में ग्रुप बी राज्यों में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। क्लियर? मध्य प्रदेश में किसान मित्र का प्राथमिक कार्य क्या है? अब यहाँ से प्रश्न जो है वो आपके सही चालू हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में किसान मित्र का प्राथमिक कार्य शासकीय योजनाओं की जानकारी देना, किसान उत्पाद को बाजार तक ले जाना, किसान की देखरेख, इनमें से कोई नहीं। मान लीजिए डी ऑप्शन में आ जाता कि ये सभी, आप फिर कंफ्यूज हो जाते, आप सोचते कि शायद इसका यही काम हो,
है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जो मुख्य काम है वो है शासकीय योजनाओं की जानकारी देना। क्या है? शासकीय योजनाओं की जानकारी देना। एक बार प्रश्न को मैं फिर से पढ़ देता हूं। मध्य प्रदेश में किसान मित्र जो हैं इनका प्राथमिक कार्य क्या है? प्रमुख कार्य शासकीय योजनाओं की जानकारी देना, किसान उत्पाद को बाजार तक ले जाना। ऐसा नहीं है, किसान स्वयं ले जाते हैं। किसान की देखरेख काहे के लिए करेंगे? किसान तो अगर देखा जाए तो खुद ही ऐसे वातावरण में रह रहे हैं शहर से दूर कि उनकी देखरेख हो ही जाती है। इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर है वो सही क्या हो जाएगा? शासकीय योजनाओं की जानकारी देना। मध्य प्रदेश में 2025 तक सिंचाई क्षमता का लक्ष्य है 65 लाख हेक्टेयर, 75 लाख हेक्टेयर, 105 लाख हेक्टेयर या 45 लाख हेक्टेयर। तो मध्य प्रदेश में यदि हम देखें 2025 तक सिंचाई क्षमता का जो लक्ष्य है वो कितना है? 65 लाख हेक्टेयर, 65। इतना लक्ष्य है कि इतना हो जाए भैया। कब तक? 2025 तक, कि हम इतनी सिंचाई कर पाए। 65 लाख हेक्टेयर बहुत होता है ना। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने सहकारी बैंक हैं? 1 है, 2 है, 3 है या 4 है? तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने बैंक हैं दोस्तों? वर्तमान में मध्य प्रदेश में जो सहकारी बैंक हैं वो है 1। उसका नाम क्या है? एपेक्स बैंक नाम है इसका, एपेक्स बैंक। कहां पे है? भोपाल में है। क्लियर है? इसके अलावा मध्य प्रदेश में 2 अन्य बैंक और भी हैं, ग्रामीण बैंक जिनको कहते हैं। तो एक तो है मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, और एक है मध्य प्रदेश मध्यांचल बैंक। क्लियर? दोनों को याद रखना। मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक हो गया और मध्य प्रदेश मध्यांचल बैंक। ये दो जो बैंक हैं दोस्तों वो कहां पर हैं? मध्य प्रदेश में, जो कि ग्रामीण बैंक हैं। क्या है? ग्रामीण बैंक। जबकि जो सहकारी बैंक है वो एक ही है। वो कौन सा है? वो है एपेक्स बैंक, जो कि भोपाल में जिसका है, जो मुख्यालय जो भोपाल में स्थित है। ठीक है ना? आगे चलते हैं। नीति आयोग के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 के अनुसार बहुआयामी गरीबी तेजी से कम करने वाले राज्यों की सूची में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जब हम जो गरीबी है उसको तेजी से कम कर रहे हैं तब उस समय हमारा कौन सा स्थान है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है? तो हम उस समय पर दूसरे स्थान पर हैं। कौन से स्थान पे हैं? दूसरे स्थान पे हैं, गरीबी को कम करने के मामले को लेकर। क्लियर है? 2023 के अनुसार। ठीक, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जन्म के समय लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? जन्म के समय याद रखना, वैसे नहीं पूछ रहा, प्रश्न बहुत घुमा के पूछा है उन्होंने। बिल्कुल नॉर्मल पूछा होता तो सीधा सीधा हम लगा देते, मान लो जनजातियों से संबंधित है तो 984 1000 पे है कि नहीं है। लेकिन ये यहाँ पर क्या है? राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण के अनुसार। दूसरी बात किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार नहीं है, राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जन्म के समय लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो इस समय इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? खंडवा। क्या है? खंडवा। 1012, लगभग में 1012, 1000 लड़कियों पे है, मतलब 1000 लड़कों पे 1012 लड़कियां हैं। तो ये सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है जन्म के समय। क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका जो आंसर है दोस्तों खंडवा हो जाएगा। मैं प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ देता हूं। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जन्म के समय लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो खंडवा है। 1012 कितने पे है? 1000। देखिए यहाँ पे बालाघाट आया है कि नहीं? बालाघाट में सर्वाधिक लिंगानुपात है। ध्यान नहीं देंगे, सीधा 2011 के अनुसार सीधा लगा देंगे क्या? बालाघाट। पर उसने यहाँ पे जन्म के समय पूछा हुआ है, टोटल नहीं पूछा, बिल्कुल साधारण तरीके से, बहुत घुमा दिया उसने। आगे चलते हैं। नीति आयोग के द्वारा जारी स्टेट एंड क्लाइमेट इंडेक्स में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? 19वां, 20वां, 21वां, 22वां? तो कौन सा स्थान है? 19वां। नीति आयोग के द्वारा जारी स्टेट एंड क्लाइमेट इंडेक्स में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? 19वां स्थान है। ठीक है। मध्य प्रदेश बजट 2023 में, मध्य प्रदेश बजट 2023 में किस क्षेत्र या योजना हेतु सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है? मध्य प्रदेश, ये अच्छा प्रश्न है दोस्तों। मध्य प्रदेश बजट 2023 में किस क्षेत्र या योजना हेतु सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है? लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, ऊर्जा सब्सिडी हेतु या मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हेतु? देखिए लाडली बहना योजना में तो 800 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, 800 करोड़।
मुख्यमंत्री उद्यम जो क्रांति योजना है इसमें लगभग में 100 करोड़ खर्च हुए हैं, 100 करोड़। ऊर्जा सब्सिडी हेतु यदि देखा जाए तो लगभग में 32,000 करोड़ खर्च हुए हैं। और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हेतु यदि देखा जाए तो लगभग में यहां पर 12,000 के आसपास में खर्च हुए हैं। तो यहां पर सबसे ज्यादा किसका हो रहा है? ऊर्जा सब्सिडी हेतु। तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के बजट में 2023 में हम देखें तो किस क्षेत्र या योजना हेतु सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है? ऊर्जा सब्सिडी हेतु। किसमें? ऊर्जा सब्सिडी हेतु। तो लगभग में 32,000 करोड़ रुपए इसमें जो है वो इन्वेस्ट किए गए हैं, है ना। मतलब 32,000 रुपए आवंटित किए गए हैं, माफ करिएगा, इन्वेस्ट बोल रहा हूँ, आवंटित किए गए हैं, दिए गए हैं ऊर्जा सब्सिडी के क्षेत्र में। मध्य प्रदेश व्यापार संवर्धन परिषद 2022 के अनुसार मध्य प्रदेश से शीर्ष निर्यात उत्पाद है। वैसे भी अगर हम देखें तो शीर्ष निर्यात उत्पाद मध्य प्रदेश से कौन से होते हैं? रेडीमेड कपड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं, दवा उत्पाद है, कपास और सूती धागा है। तो कौन से हैं? याद रखिएगा, सबसे शीर्ष उत्पाद है दवा उत्पाद। दवा उत्पाद पहले नंबर पे है। कौन सा? दवा उत्पाद, दवा उत्पाद, ये तो हो गया पहला। दूसरे नंबर पे कौन सा है? तो दूसरे जो नंबर पे यदि हम देखेंगे तो तब आ जाते हैं रेडीमेड कपड़े। और तीसरे नंबर पे आ जाता हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। कौन सा आ गया? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। अब हमें समझना है, एक तो दवा उत्पाद हो गया, दूसरे नंबर पे रेडीमेड कपड़े हो जाते हैं और तीसरे नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हो जाते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, आगे का क्या है। वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश सरकार को सर्वाधिक अनुदान किस संस्था से प्राप्त हुआ है? सबसे ज्यादा जो अनुदान है वो किससे प्राप्त हो रहा है? कब? वर्ष 2022-23 में। ये प्रश्न दोस्तों अच्छा प्रश्न है। विश्व बैंक द्वारा, एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी द्वारा, न्यू डेवलपमेंट बैंक या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के द्वारा। इसका जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? एशियाई विकास बैंक। कहाँ पे इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? मनीला में। एडीबी, एडीबी, ठीक है ना। एशियाई विकास बैंक के द्वारा ही सबसे ज्यादा यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश सरकार को जो अनुदान दिया गया है वो कौन है? एडीबी। आगे चलते हैं। सही कूट को पहचानना है। चलिए एक बार देख लें अच्छे से सही कूट में क्या क्या है। ऑटोमोबाइल, स्टेनलेस स्टील, एल्केलाइट फैक्ट्री, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। तो चलो ऑटोमोबाइल यदि हम इस तरफ देखेंगे तो नीमच होगा क्या? धार होगा क्या? सागर होगा क्या? गुना हो गया। ऑटोमोबाइल में हम जानते हैं धार का जो पीथमपुर है महत्वपूर्ण है कि नहीं है? तो वो तो हो जाएगा भैया ये। तो ऑटोमोबाइल में हम लगा देते हैं भैया क्या? धार। चलो एक लग गया। स्टेनलेस स्टील के मामले में यदि हम देखे जाएं तो कौन सा है? तो भैया सागर लग जाएगा। क्या लग जाएगा? सागर लग जाएगा। अब आ गया भैया एल्केलाइट फैक्ट्री। एल्केलाइट फैक्ट्री तो किससे संबंधित है? अफीम। अफीम सबसे ज्यादा कहाँ हो गई? मंदसौर नीमच वाले क्षेत्र में। तो एल्केलाइट फैक्ट्री कहाँ पे हो गई? नीमच में हो गई। अब बचा क्या? एक ही, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। ये कहाँ पे है? तो ये अकेला गुना बचा। गुना में है ही नहीं कुछ, तो फिर इसके बाद में इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। वैसे तो अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को मालूम होगा कि फर्टिलाइजर जो है वो कहाँ पर है, इस तो वो है मुख्यतः कहाँ? गुना में। और जिसको नहीं पता है तो अगर 3 आपने सही लगा दिए तो चौथा तो सही होना ही है। चलो आगे चलते हैं। सिडबी की स्थापना कब की गई? 1990, 1984, 1986, 1992। सिडबी की जो स्थापना है वो कब की गई थी दोस्तों? 1990 में की गई थी। कब की गई थी? 1990 में की गई थी। मध्य प्रदेश में पहली वंदे भारत ट्रेन कब चालू की गई? 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2022। देखिए कितने गजब के ऑप्शन है। 1 जून 2023, 1 जून 2022, 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2022, 1 जून 2023 और 1 जून 2022। तो मध्य प्रदेश में पहली वंदे भारत ट्रेन कब चालू की गई थी? 1 अप्रैल 2023 को। कब की गई है? 1 अप्रैल 2023 को। कहां से चली थी? रानी कमलापति। कमलापति कमलापति। भोपाल का जो हबीबगंज स्टेशन है उसका नाम क्या हो गया है? रानी कमलापति। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। तो यहां से ये चलती है और ये जा कहां रही है ये आप लोग बताएंगे। यहां से निकली और ये मैंने क्वेश्चन बता दिया। हर एक क्लास में क्वेश्चन देता हूं, हालांकि पिछली क्लास में नहीं दे पाया था। इस क्लास में है कि वंदे भारत ट्रेन सबसे पहले मध्य प्रदेश वाली रानी कमलापति स्टेशन से चल रही है।
वो कहां पर पहुंची थी, यानी उसकी यात्रा जो है वो कहां तक की थी। ठीक है ना। तो ये हो गया पहला आपका प्रश्न। आप लोग बताइएगा कमेंट करके ये चली कब है, तो अप्रैल 2023 में, 1 अप्रैल 2023 में। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के स्तंभ हैं शासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, यह सभी। शासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, यह सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के क्या हैं, स्तंभ हैं। शासन है, स्वास्थ्य और शिक्षा है ना, और बेरोजगारी भी है। तो ये पूरे के पूरे क्या है, मतलब रोजगार है, माफ करिएगा, रोजगार है। तो ये पूरे के पूरे क्या है, मध्य प्रदेश के स्तंभ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह सभी। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। ये अच्छा प्रश्न है दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की जो नियुक्ति है वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, वित्त मंत्री की सिफारिश पर प्रधानमंत्री के द्वारा, संसद द्वारा, गृह मंत्री की सिफारिश पर प्रधानमंत्री के द्वारा। तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री की सिफारिश पर प्रधानमंत्री के द्वारा। याद रखिएगा इसका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, वित्त मंत्री की सिफारिश पर प्रधानमंत्री के द्वारा, या प्रधानमंत्री का जो मंत्रिमंडल है उन्हीं के द्वारा। मंत्रिमंडल है ना, ये लोग आपस में सलाह करते हैं, वित्त मंत्री की उसमें सिफारिश शामिल होती है, तब कहीं जाकर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति होती है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आरबीआई के गवर्नर, है ना। चलिए आगे चलते हैं। भारत में एमएसपी का निर्धारण कौन करता है, कृषि मूल्य एवं लागत आयोग, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बी और सी। भारत में एमएसपी का जो निर्धारण है वो कौन करेगा, केंद्र सरकार करती है, राज्य सरकार करती है, या कृषि मूल्य एवं लागत आयोग। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, कृषि मूल्य एवं लागत आयोग। यही भारत में एमएसपी का क्या करते हैं, मूल्य निर्धारण करते हैं। एक बार फिर से समझ लें प्रश्न को। भारत में एमएसपी का निर्धारण कौन करता है ना, एमएसपी का, कृषि मूल्य एवं लागत आयोग, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बी और सी। इसीलिए इसमें बी और सी उन्होंने दिया कंफ्यूज करने के लिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, कृषि मूल्य एवं लागत आयोग। नीति आयोग के द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स के तृतीय संस्करण में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा। नीति आयोग के द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स के तृतीय संस्करण में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा, 15, 16, 17 या 18। इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 15 आंसर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा स्थान रहा है, 15वां स्थान रहा है। चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के अंतर्गत शामिल है। मध्य प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के अंतर्गत शामिल है। मध्य प्रदेश लघु उद्योग नियम, राज्य शास्त्र नियम, राज्य वित्त निगम। ये शास्त्र नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, यहाँ वस्त्र है, राज्य वस्त्र निगम। ठीक है। अब देखिए प्रश्न को, यहाँ पे कैसा प्रश्न है, मध्य प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के अंतर्गत शामिल है। एक तो हो गया मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम, एक हो गया राज्य वस्त्र निगम है, एक है राज्य वित्त निगम, और फिर है ए एवं बी दोनों। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो इसका जो आंसर है वो डी हो जाएगा, क्योंकि ये भी शामिल है और ये भी शामिल है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के अंतर्गत। जबकि यदि हम वित्त निगम को देखें तो वित्त निगम इसमें क्यों शामिल होगा, क्यों होगा बताइए, वित्त निगम जो है वो तो इनसे अलग ही है। तो मध्य प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम आयोग विभाग के अंतर्गत एक तो मध्य प्रदेश का लघु उद्योग नियम और राज्य वस्त्र निगम है। ये वस्त्र है, याद रखना, ये शास्त्र नहीं है या शस्त्र नहीं है, ये है वस्त्र। ठीक है। ए और बी दोनों ही इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विशेषण संस्थान की स्थापना कब और कहां की गई है। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विशेषण संस्थान की स्थापना कब की गई है, 2006 में हुई है भैया। और कहां पर हुई है, ऑप्शन ये दिए हैं, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सतना। तो क्या आंसर होगा, भोपाल कह नहीं सकते, इंदौर हो सकता है, ग्वालियर या सतना ये भी हो सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है भोपाल। भोपाल में की गई है और कब की गई है, 2006 में की गई है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से किन्हें कोर इंडस्ट्रीज क्षेत्र में शामिल किया जाता है। कोर मतलब जो महत्वपूर्ण इंडस्ट्री क्षेत्र हैं, कोर, इनमें से कौन कौन से हैं, सीमेंट है, इस्पात है, बिजली है, ये सभी। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, कि सीमेंट, इस्पात, बिजली है, ये सभी, डी, ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं, कोर इंडस्ट्री क्षेत्र है। इनकी तो जरूरत पड़नी ही है। आप देख लीजिए, सीमेंट की जरूरत, बिना सीमेंट के काम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा भाई। जो विनिर्माण हो रहा है जितना भी, वो सब किसके माध्यम से, सॉरी, निर्माण जो हो रहा है, जैसे सड़क बन रही है ना, सड़क के अलावा देखें तो घर बन रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं, मल्टी बन रहे हैं, मॉल बन रहे हैं, सीमेंट की जरूरत तो पड़ेगी ही। इस्पात, लोहे के बिना कैसे हो पाएंगे ये सब काम, ये भी जरूरी है। बिजली,
बिजली तो और ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो बिजली ही है। आज के अगर हम समय में देखें तो बिजली के बिना तो आदमी का बिल्कुल जीवन ही बेकार है। और आदमी का तो मान लो चलो आदमी कर भी रहा है, जैसे तैसे देख भी लेगा, पर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, बड़े बड़े काम हो गए, कृषि कार्य हो गए, ये सब चीज़ें हैं बिजली पे ही आधारित हैं। यदि बिजली नहीं है तो फिर ये सब काम भी ठप हो जाएंगे। तो ये क्या है, ये सब कोर इंडस्ट्री क्षेत्र में शामिल है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोर का मतलब क्या हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, इनके बिना तो काम चल ही नहीं सकता। ठीक है, महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश के किन शहरों में मेट्रो परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं? जबलपुर और ग्वालियर में है क्या, इंदौर और भोपाल में, उज्जैन और इंदौर में, या उज्जैन और जबलपुर में? तो मध्य प्रदेश के किन शहरों में मेट्रो परियोजनाएं निर्माणाधीन है? जबलपुर और ग्वालियर, इंदौर और भोपाल। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इंदौर और भोपाल में। कहाँ कहाँ है, इंदौर है और भोपाल में भी, जबलपुर ग्वालियर में, उज्जैन में। यहाँ पर हमें ये देखने को नहीं मिल रही है, ना ही कोई निर्माणाधीन है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में से इनमें से कौन एक मिशन में शामिल नहीं है? अर्थ, ग्रामोदय, जनसंचार या दक्ष? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में इनमें से कौन एक मिशन के अंतर्गत शामिल नहीं है? टोटल मिशन कितने हैं दोस्तों, 8 मिशन है ना। अब इन मिशन में से कौन सा एक शामिल नहीं है? अर्थ, ग्रामोदय, जनसंचार, दक्ष। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्रामोदय। ग्रामोदय इसमें शामिल नहीं है। अर्थ भी शामिल है, जनसंचार भी शामिल है, दक्ष भी शामिल है। क्लियर, आगे चलते हैं। स्तंभ की बात आएगी तो 4 है, मिशन की बात आएगी तो कितने हैं, 8 हैं। इनको हम किसी एक ट्रिक से देखेंगे, या तो दूसरी या तीसरी क्लास में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, मतलब इसके बाद वाली जो भी क्लास होगी। कड़कनाथ मुर्गा संबंधित है। मैं चाह रहा हूँ 2 क्लासें जो है वो आप लोगों के पास में आ जाए, जहाँ पर ज़्यादा डिस्कस ना होकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न मैं आपको बता पाऊँ। इसके बाद फिर जो क्लासें आएंगी उसमें अपन एक एक करके सब में डिस्कस करेंगे, है ना। तो शुरुआत में आप लोगों का एक मन बन जाए कि भैया हाँ इतने सारे प्रश्न हैं। यदि अभी मैं एक ही प्रश्न पर रुक गया और एक प्रश्न का डिस्कस आपसे करने लगा तो लगभग में 10 से 15 मिनट उसमें चले जाएंगे। ऐसा हम देखेंगे, अगली क्लास से देखेंगे, ठीक है ना। कड़कनाथ मुर्गा संबंधित है। जीआई टैग कहाँ पर मिल रहा है भैया, झाबुआ, धार, बालाघाट, सतना। तो कहाँ है, झाबुआ। कड़कनाथ मुर्गा आप लोग जानते होंगे, काले कलर का होता है ये कड़कनाथ मुर्गा, है ना। इसकी काफी ज्यादा मांग है और ये है कहाँ मुख्यतः, तो ये झाबुआ में है। क्लियर, तो कड़कनाथ जो मुर्गा है वो कहाँ संबंधित है, झाबुआ से संबंधित है। धार, बालाघाट, सतना ये नहीं है इसके आंसर, झाबुआ हो गया। चलिए, पत्थर शिल्प का संबंध है झाबुआ से, धार से, बालाघाट से या सतना से? पत्थर शिल्प का संबंध है झाबुआ से, धार से, बालाघाट से या सतना से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। पत्थर शिल्प का जो संबंध है वो कहाँ से है, झाबुआ से है। पत्थर शिल्प का संबंध कहाँ से है, झाबुआ से है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, हैंडलूम साड़ियां कहाँ बनती हैं? हैंडलूम साड़ियां, देखिए बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। झाबुआ है, धार है, बालाघाट है या सतना है? हैंडलूम जो साड़ियां हैं दोस्तों वो कहाँ बन रही हैं, बालाघाट में बन रही हैं। याद रखिएगा, हैंडलूम साड़ियां ये कहां पर बन रही हैं, तो ये बालाघाट में हो रही हैं, ठीक है ना। तो हैंडलूम साड़ियां हुई बालाघाट में। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के द्वारा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग की स्थापना कब की गई है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग की स्थापना 2015 अप्रैल, 2016 अप्रैल, 2017 अप्रैल या 2018 अप्रैल? कब की जा रही है? तो भैया इसका जो आंसर है वो है 2015 अप्रैल, यानी अप्रैल 2015 में इसकी जो शुरुआत है वो की गई है। तो मध्य प्रदेश के द्वारा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग की जो स्थापना है वो कब की जा रही है, 2015 अप्रैल में की जा रही है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे का प्रश्न कौन सा है। NH-53 मध्य प्रदेश में गुजरता है, अलीराजपुर, मुरैना, बड़वानी या इनमें से कोई नहीं? NH-53 जो है वो मध्य प्रदेश में गुजरता है कहां से, अलीराजपुर से, मुरैना से, बड़वानी से, इनमें से कोई नहीं? इसका जो आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अलीराजपुर से जो गुजर रहा है वो है NH-56। कौन सा है, NH-56। NH-56 गुजर रहा है कहां से, अलीराजपुर से, ठीक है ना। और मुरैना बड़वानी में तो है ही नहीं NH-53, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अलीराजपुर। माफ करिएगा, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। और यदि NH-56 होता है, यहाँ पे क्या होता, 56 होता, तो फिर आंसर क्या हो जाता, फिर आंसर हो जाता अलीराजपुर। मध्य प्रदेश में नर्मदा एक्सप्रेस वे प्रस्तावित है, अनूपपुर से झाबुआ, रतलाम से इंदौर, भोपाल से सागर, जबलपुर से बालाघाट। जो नर्मदा एक्सप्रेस वे है, हाईवे है, ये कहां से कहां तक प्रस्तावित है? तो अगर हम देखें, नाम क्या है, नर्मदा। नर्मदा नदी कहाँ से निकल रही है, अमरकंटक से। अमरकंटक कहाँ पर है, अनूपपुर में है। तो जब ये अनूपपुर में है तो ये कहाँ से जा रहा है, अनूपपुर से झाबुआ। झाबुआ एकदम अंतिम रूप से आ गए कि नहीं आ गए? तो ये जो नर्मदा एक्सप्रेस वे है वो कहाँ से, अनूपपुर में जो अमरकंटक है,
अमरकंटक, यहाँ से ये चालू होगा अमरकंटक जो पहाड़ है, और जाके फिर ये खत्म कहाँ पर होगा, झाबुआ में हो जाएगा। ठीक है ना, ये मध्य प्रदेश में नर्मदा एक्सप्रेस वे। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, आगे का प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत कितने वर्षों का रोड मैप प्रस्तुत किया गया है, बताइए। 2 वर्षों का, 3 वर्षों का, 4 वर्षों का या 5 वर्षों का। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश सीधा टॉपिक में दिया हुआ है, प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं उन सबको आपको करना है। फिलहाल यदि हम इस प्रश्न के बारे में देखें तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 3 वर्ष। 3 वर्ष को निर्धारित किया गया है ना, तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत कितने वर्षों का रोड मैप है, 3 वर्षों का है। क्लियर। आगे चलें, आगे का प्रश्न क्या है। फरवरी 2024 में किस जिले में बनाना फेस्टिवल मनाया गया था। केले सबसे ज्यादा कहां पर है, बनाना का मतलब यहाँ पे केले से है ना, वैसे भी बनाना का मतलब केले से है तो है ही। तो बनाना फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस जगह पर मनाया गया था, रायसेन, बुरहानपुर, आगर मालवा या रतलाम। तो सबसे ज्यादा जो केले हैं वो कहां पर हैं, बुरहानपुर में, अच्छी क्वालिटी के हैं। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, बुरहानपुर। फरवरी 2024 में किस जिले में बनाना फेस्टिवल मनाया गया था, तो बुरहानपुर में मनाया गया था। कहां पे मनाया गया, बुरहानपुर में मनाया गया। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे का प्रश्न क्या है। हाल ही में किस जिले के बासमती, ये बासमती है, बासमती चावल को एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया है। बासमती चावल को छिंदवाड़ा, सिवनी, रायसेन, होशंगाबाद। क्या आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रायसेन। रायसेन में कौन सी है जो फसल है, वो है पूसा वन। पूसा वन ये एक चावल है, बहुत बेहतरीन चावल है। इसके बारे में बताया जाता है, एक तो पतला है, ऊपर से लंबा है, और बहुत अच्छी खुशबू इसमें आती है, जिसका नाम है पूसा वन। ठीक है ना, तो यही बासमती वो चावल है जिसको एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया। कहां पर किया गया है, रायसेन में, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे का प्रश्न क्या है। सुंदरजा आम का संबंध है उज्जैन, पन्ना, रीवा, सिवनी। सुंदरजा जो आम है इसका संबंध कहां से है, रीवा से है। याद रखिएगा, ये जो सुंदरजा आम है, ऐसा डॉक्टर लोग बताते हैं कि यदि इस आम को कोई व्यक्ति खा रहा है तो फिर उसको मधुमेह नहीं होता, डायबिटीज नहीं होती, या डायबिटीज के विरोध में है। ये खा तो मीठा रहे हैं लेकिन फिर भी ये मधुमेह को कम करता है। इसलिए इस आम का अगर हम देखा जाए तो एक औषधि के रूप में भी प्रयोग हो रहा है, क्योंकि खा भी रहे हैं, मीठा खा भी रहे हैं, उसका कोई इम्पैक्ट भी नहीं पड़ रहा है, और दूसरी बात वो शरीर के लिए फायदेमंद भी है। तो ये सुंदरजा आम, दूसरी बात बताते हैं कि स्वाद में भी बहुत अच्छा है, तीसरी बात काफी बड़ा होता है ये आम, है ना। तो सुंदरजा जो आम है इसका संबंध कहां से है, रीवा से है, इसको याद रखिएगा। क्लियर। मधुमेह भी याद रखना, एक प्रश्न अभी शायद इस वाली क्लास में, ऐसे आगे वाली क्लास में एक आएगा, तब आप लोगों को तुरंत याद आ जाना चाहिए। मधुमेह रोग में या रोग की, मधुमेह रोग की रोकथाम। मधुमेह मतलब डायबिटीज, ठीक है ना। चलिए, आज सिवनी किस लिए है, सीताफल के लिए है, सीताफल के लिए है। पन्ना किस लिए है, आंवले के लिए है। उज्जैन किस लिए है, उज्जैन जो है वो है बटेक प्रिंट के लिए। किसके लिए, बटेक प्रिंट के लिए, है कि नहीं है। और उज्जैन में क्या है, बाघ प्रिंट। उज्जैन के आसपास वाले जो क्षेत्र हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे कुच्ची है, मनावर है ना, कुच्ची है, मनावर है, भैरवगढ़ है, भैरवगढ़ है। ये पूरे के पूरे जो बटेक प्रिंट है उसके क्या है, केंद्र है ना। चलिए आगे चलें, आगे का प्रश्न देखते हैं क्या है। ऐसे में हर एक प्रश्न की व्याख्या कर सकता हूं दोस्तों, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि इस वाली क्लास में ज्यादा प्रश्न आपको मिल जाएं। 2 क्लासें हमारी ऐसी हो जाएंगी, इसके बाद में जैसे ही होगा तो हम अगली वाली जो क्लास लेंगे उसमें फिर प्रत्येक प्रश्नों में डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है। हाँ लो, सीताफल का संबंध है उज्जैन, पन्ना, रीवा या सिवनी से। तो सीताफल का जो संबंध है वो कहां से है, सिवनी से है। कहां से है, सिवनी से। रीवा से क्या हो गया, सुंदरजा आम हो गया कि नहीं हो गया, अभी अपन ने देखा सुंदरजा आम। पन्ना से क्या हो गया, आंवला तो है ही, आंवला। और उज्जैन से अभी अपन ने देख लिया क्या है, बटेक प्रिंट है। क्या है, बटेक प्रिंट। आगे चलते हैं, आगे का प्रश्न क्या है। आंवला सर्वाधिक कहां हो रहा है, भैया पन्ना में हो रहा है। आंवला सर्वाधिक कहां हो रहा है, पन्ना में हो रहा है। आगे देखते हैं, आगे का प्रश्न क्या है। बटेक प्रिंट का संबंध कहां से हो गया, तो उज्जैन से हो गया। इन सबको अपन ने देख ही लिया, कहां से हो गया, उज्जैन से हो गया। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय चलित अस्पताल योजना प्रारंभ की गई थी। 2006 मई, 2007 जून, 2006 जुलाई या 2007 अगस्त। मध्य प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय चलित अस्पताल योजना, यानी कि जो एम्बुलेंस चल रही है उसी में एक छोटा सा अस्पताल भी है। कोई समस्या हो जाएगी तो
आपका जो इलाज है वो वहीं पर कर दिया जाएगा। मान लीजिए इलाज नहीं हो पा रहा है तो वो एम्बुलेंस आपको फिर कहाँ ले जाएगी, अस्पताल भी ले जाएगी। कब से चालू है, तो ये चालू है मई 2006 से। कब से चालू है, मई 2006 से। मध्य प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय चलित अस्पताल योजना, मई 2006 से। आस्था अभियान का संबंध है, अब ये कुछ अभियान है दोस्तों, इन अभियानों को देख लें। आस्था अभियान का संबंध कुष्ठ रोग से है, यौन शोषण से है, बाल विवाह से है, या मुफ्त टीबी के उपचार से है। तो आस्था अभियान का जो संबंध है दोस्तों वो किससे संबंधित है, वो है कुष्ठ रोग से संबंधित है। किससे, कुष्ठ रोग से संबंधित है। यौन शोषण जो अभियान है इसका संबंध जो है वो गौरवी अभियान से है। गौरवी, इन शब्दों को याद रखना, गौरवी अभियान। और ये जो बाल विवाह है ये है लाड़ो अभियान से संबंधित, लाड़ो अभियान। क्लियर है, हाँ चलिए। और मुफ्त टीबी का जो उपचार है ये किससे संबंधित है, चलिए इसको भी अपन देखेंगे। तो आस्था अभियान का संबंध हो गया कुष्ठ रोग, यौन शोषण का संबंध गौरवी अभियान है, बाल विवाह का संबंध किससे है, लाड़ो अभियान से है, मुफ्त टीबी का उपचार। अब देखिए शायद आगे का जो प्रश्न है वो इसी संबंधित होगा, नहीं, गौरवी अभियान। तो गौरवी अभियान अभी मैंने आपको बता दिया किससे संबंधित है, तो ये है यौन शोषण से संबंधित। ठीक है ना, जो बच्चियों के संग में, बच्चों के संग में, छोटे बच्चों के संग में या अन्य किसी व्यक्ति के मतलब महिलाओं के संबंध में जो यौन शोषण हो जाते हैं तो उन्हीं से संबंधित है ये क्या, गौरवी अभियान। बाल विवाह, छोटी उम्र में ही जो शादी हो जाती है उससे संबंधित कौन सा है, लाड़ो अभियान। लड़ो नहीं है, लाड़ो। लाड़ो हम बोलते हैं ना, जैसे बच्ची है छोटी सी तो हम उसको लाड़ो बोल देते हैं, तो लाड़ो अभियान से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे का प्रश्न क्या है, हाँ लड़ो या लाड़ो है। लाड़ो अभियान का संबंध किनसे है, तो लाड़ो अभियान का जो संबंध है वो किससे है दोस्तों, तो वो है मुख्यतः बाल विवाह से। बाल विवाह से ये संबंधित है। ठीक है, आगे का प्रश्न कौन सा है, अटल ज्योति अभियान का संबंध है कुष्ठ रोग से, यौन शोषण से, बाल विवाह से, प्रत्येक जिले को 24 घंटे बिजली देना। अटल ज्योति अभियान का जो संबंध है वो किससे है, प्रत्येक जिले को 24 घंटे बिजली देना। ठीक है ना, ये अटल ज्योति अभियान से संबंधित है। दोस्तों आज की जो क्लास है अब हम इसको यहाँ पर समाप्त करते हैं, चूंकि प्रश्न जो है वो यहाँ पर समाप्त हो गए हैं। अब जो हमारी क्लास होगी उस क्लास में हम प्रत्येक प्रश्न पे देखेंगे कि भैया इसमें और कैसा क्या है, इससे संबंधित कौन से प्रश्न बन सकते हैं। इन वाली क्लासों में यदि देखा जाए तो जो समझाने वाला काम था वो मैंने इस बार कम किया है। जैसा आप देखते हैं हर एक क्लासों में समझाने का काम सबसे ज्यादा करता हूँ, इन क्लासों में कम किया है ताकि आप लोग ये समझ पाए। क्योंकि अभी इससे पहले की जो कुछ क्लासें थी तो व्यक्ति उसको इसलिए नहीं देख रहे थे, शायद उनको ऐसा लग रहा होगा कि भैया इसमें मिक्सअप क्वेश्चन नहीं है, किसी एक विशेष टॉपिक से संबंधित ही क्वेश्चन है। इसीलिए इन क्लासों को इसलिए मैं लेके आया हूं ताकि आप लोग समझ जाए कि पूरे के पूरे मिक्स क्वेश्चन है इनमें। ठीक है, अब जो हमारी क्लासें आएंगी उसमें भी पूरे मिक्स ही क्वेश्चन हो, क्योंकि अब वो टाइम बचा नहीं है कि हम प्रत्येक टॉपिक पर इन एमसीक्यूज को लेके आए। वो टाइम था, पहले था वो टाइम, पर अब नहीं है। अब एकदम बिल्कुल पास में ही नजदीक में आ गई हैं आप सब लोगों की जो परीक्षा है। तो अब हमें इस समय पर ज्यादा से ज्यादा जो एमसीक्यूज हों, क्योंकि पढ़ तो आप लोगों ने रखा ही है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा है, जो लोग ऐसे पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए ये बातें नहीं है, ये बातें उनके लिए हैं जिन लोगों ने पढ़ाई कर रखी है। तो जब पढ़ाई कर रखी है तो आप लोग सीधे एमसीक्यूज देखें, उनको समझें। अब आगे की जो हमारी क्लास आएगी इसमें यूनिट 6 में, उनमें हम प्रत्येक प्रश्न पे समझते जाएंगे और कौन से प्रश्न ऐसे होंगे जिनसे पूछे जाने की संभावना है, और जो पूछे जाने की संभावना नहीं है उसको अलग भी करते हुए जाएंगे, क्योंकि टाइम भी बचाना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन भी आप लोगों के पास में पहुंचने हैं। ठीक है, जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में।